अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़। शाम फैज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं आपकी पसंदीदा तमाम ऐसी अहम शख्सियात से जिनका ताल्लुक़ सियासी तौर पर हो या समाजी तौर पर हो, मगर वो लोग तमाम लोग मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है ना सिर्फ आपसे उनकी मुलाकात करवाऊं बल्कि उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जो कुछ आप जानना चाहते हैं वो तमाम बातें आप उनकी ज़बानी सुने और इन्जॉय करें। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनके तारुफ़ की जानिब बढ़ती हूँ। सियासी तौर पे अगर हम बात करते हैं तो मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं और उन्हें आप काफ़ी बार देख चुके हैं, टीवी पर देखते भी हैं और सियासी तौर पर अपनी सियासी जमात की तरफ से आप उनको बहुत तर्जुमानी करते हुए देखते हैं। रुकन MKM पाकिस्तान राब्ता कमेटी भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वसीम साहब, रहनुमा MKM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसीम भाई? वेलकम करेंगे आपको अपने शो में और आज कोशिश करेंगे कुछ बचपन को भी रिकॉल करवाया जाए और आपकी लाइफ के बारे में भी जाने। नाजरीन, अगर मैं बचपन की आपकी बात करूं तो उसका कुछ बताइए कि परवरिश कहां पर हुई, किस तरह का बचपन गुजरा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन हिजरत करके आए थे इंडिया से जी, तो मलीर में ही आबाद हुए और वहीं पर ही फिर हमारा बचपन जो है वो गुजरा। वहीं पर ही जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की तालीम वहीं हासिल की जी, कॉलेज भी हमने जामिया मिल्लिया कॉलेज से जो है वो इंटर किया, फिर यूनिवर्सिटी से जो है वो ग्रेजुएशन किया। तो बचपन तो मलीर में ही गुजरा जी, और शरारतें भी लाजमी बात है कि वहीं पर ही, क्योंकि बचपन वहाँ गुजरा तो शरारतें भी वहीं थीं। साथ साथ आपको पता है कि तालीम के साथ साथ वो शरारतें भी जो बचपन में होती हैं बच्चे करते हैं। जी, तो जब हम नानी के यहाँ जाया करते थे, क्योंकि नानी हमारी रहती थी हैदराबाद में, जी, वो जब छुट्टियाँ होती थी या मौका मिलता था तो वहाँ हम अपना जो छुट्टियों का दिन है वो वहाँ गुजारते थे। जी, तो शरारती हम सभी थे, हमारे भाई 5 भाई और 1 बहन है, जी। तो सारे शरारती थे माशाल्लाह। लेकिन मैं अभी का अगर जिस तरह आपने बताया, जब कराची हैदराबाद के हम सफ़र की बात करते हैं तो अभी में और पहले का जब वक्त था आपका बचपन लाजमी, तो उसमें ज़रा सफ़र में भी आप कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को कि किस तरह से, क्योंकि बड़ा अब जिस तरह से आबादी होती जा रही है, हाईवे का बड़ा कराची हैदराबाद का जो राब्ता है वो आसानी से हो जाता है, पहले कुछ ज़्यादा हुआ करता था, तो उसको भी इंजॉय करते थे सफ़र को? इस सफ़र ज़्यादा तो नहीं होता था लेकिन 1 वे होता था जी, बल्कि 2 वे होता था। 1 वे तो आज है, जी, उस वक्त 2 वे होता था हाईवे ना, मतलब एक ही रोड पे डबल ट्रैफिक चलता था, जी, तो इसलिए टाइम जो है ज़्यादा लगता था और वो स्पीड भी नहीं होती थी लाजमी बात है गाड़ी की। अब क्योंकि दर्जा मोटरवे का हो गया और डबल रोड बन गया बाद में, तो उससे आसानी हो गई। बीच में फिर ये हुआ कि हमारी हुकूमतों की नाअहली की वजह से रोड्स काफ़ी ख़राब हो गए, क्योंकि कराची से जो लोडिंग चलता है ट्रक के जरिए, वो लोडिंग जब उस रोड से गुजरता है तो वो रोड खराब कर देता है। तो बनाने में काफी टाइम लगा, जिसकी वजह से लेकिन ये ख्याल आपको बचपन में आता था? क्योंकि मैं तो इनकी सियासी सोच की तरफ भी बढ़ूंगी, मेरे बढ़ने से पहले ही वसीम भाई ने सोचा कि क्यों ना वो चीज़ भी ली जाए, शामिल की जाए जो सोच का हिस्सा थी। तो उस वक्त वैसे आप सोचते थे बचपन में कभी कि एक ख्याल आता है इंसान को कि काश ये चीज़ मेरे हाथ में होती तो मैं इस तरह से इसको बेटर कर देता? बिल्कुल, इंसान ये सोचता है कि कोई भी अच्छी चीज़ सोचता है और आज भी सोचते हैं जी, कि जो कुछ सामने नज़र आ रहा है अगर ये हम कोशिश करें और हम करना चाहें तो अल्लाह ताला जो है हमें मौका दे कि हम ऐसा करें। और बचपन में भी ऐसी तरह था। और बचपन क्या था कि मतलब जैसे वहाँ उस वक्त भी सोशल वर्क हमारे जहन में था और मैं कम से कम खुद जो है ना कोशिश करता था, कोई तकलीफ में है तो उनकी मदद कर दी, किसी को कोई चीज़ चाहिए वो ला कर दे दी। कि पहले क्योंकि मोबाइल नहीं थे, कुछ घरों में तालीम नहीं थी, तो कुछ बुजुर्ग ऐसे थे मोहल्ले के, अगर उनके पास खत आता था तो वो खत भी जो है मुझे बुला के पढ़वाते थे और मैं जाके उन्हें पढ़ के सुनाता था। तो इस तरह की चीज़ें शुरू से रही कि मतलब घर का अगर कोई सामान या कोई सौदा लेने जा रहे हैं, कोई बहन खड़ी है बाहर में, मुश्किल में उसको निकाल सके, कोई ऐसी आंटी खड़ी है तो उन्होंने भी हमें कोई चीज़ दे दी कि बेटा ये ले आना, तो वो भी इस तरह हम करते थे कैसा। तो सोशल वर्क शुरू से जहन में था, तो कोशिश ये करते थे कि भाई आगे भी जाकर जो है वो हम इसको तरजीह दें और आगे जाकर कोई काम करें। तो अल्लाह ने मौका दिया, मुत्तहिदा कौमों में शामिल हुआ तकरीबन 85 के एंड में। जी, तो उसके बाद से लेके आज तक जो है फिर
मेहनत की, जो कुछ इस शहर में गुजरा, जिस तरह इस शहर को चलाया जा रहा था, जिस तरह इस शहर में मुख्तलिफ नामों से पार्टियां बनी हुई थी, जी। मुख्तलिफ कौमियतों के नाम से बनी हुई थी, तो एमक्यूएम का वजूद हुआ उस हवाले से, और जो नाइंसाफियाँ हो रही थी कोशिश की कि ये किसी तरह ख़त्म हो। अच्छा, इस सियासत की तरफ भी जब आप आए, लेकिन मैं तो उससे पहले पूछूंगी कि पेरेंट्स की तरफ से बताइए ना कि कौन किससे आपकी ज़्यादा अटैचमेंट थी, और अगर आप शरारतें भी करते थे तो आपकी वालदा की तरफ से आपको सपोर्ट किया जाता था या वालिद की तरफ से? मतलब पहले जो हम वालिदैन थे, एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे, हाँ वो वालदा भी थी और वालिद भी थे, तो कोई शरारत अगर करते थे तो डांट भी ज़ोर से पड़ती हाँ। थी और कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। जी। लेकिन ये कि मोहब्बत दोनों ही बहुत हाँ। ज़्यादा करते थे, और उन्हीं की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पर हैं कि वालदा और वालिद की वजह से कि आज हम कुछ हासिल तो कर सकें। जब पॉलिटिक्स का इरादा किया तो उस वक्त ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपका? वालिदैन ने सपोर्ट दोनों ने किया, किया। और माशाल्लाह वालिद ने तो बड़ा हौसला भी दिया अच्छा। कि जो कुछ कराची में हो रहा है उसमें हमें मिलकर काम करना चाहिए, और उन्होंने सपोर्ट किया जब भी अब आज यहाँ तक हम जी। पहुँचे हैं, और उन्हीं की दुआओं की वजह से 3 दफ़ा MNA बना मैं कराची हाँ। में, और मुसलसल अब मैं 2018 का मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो MNA नहीं बना, मेरी जगह एक और MNA हैं जो आ गए हैं। तो ये सफ़र मुस्तकिल जो है वो चल रहा है, खिदमत का, सोशल का, जी। खिदमत खल्क के हवाले से भी काम कर रहे हैं, इलाके में लोगों के मसाइल भी कर रहे हैं। आज भी लोगों की मुश्किलात होती हैं तो लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई ये काम कराते हैं, हम फ़ोन के ज़रिए से कोशिश करते हैं कि उसकी वो मुश्किल जो है वो आसान हो जाए, या उसका जो काम है जिसमें परेशान है वो आसान हो जाए। इसलिए है कि लाइफ कराची की इतनी ज़्यादा मुश्किल बना दी गई है कि लोग परेशान हैं ज़हनी तौर पर ना। अच्छा, तो देखें ये फिर शहर वो में बड़ा सियासी हो मुश्किल गया है। ना मेरा प्रोग्राम, थोड़ा मैं उसी जानिब आपको लेकर जाना चाहूँगी। जिस तरह से मैंने आपकी फैमिली की बात की, तो अगर मैं उसमें ही बात करूँ कि शादी का किस तरह से सिलसिला हुआ, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लाइफ जिस तरह आप काम कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर शादी की जो एक जिम्मेदारी होती है वो भी, उसमें भी अक़साम होती हैं कि कुछ लव मैरिजेस भी होती हैं, कुछ अरेंज भी, वो इंतखाब लाइफ पार्टनर का किस तरह से हुआ? जब शऊर आया तो तकरीबन 18 या 20 साल हमारी उम्र थी, जी। और इंटर करने के और ग्रेजुएशन करने के साथ साथ एमक्यूएम में शामिल हो गए। और एमक्यूएम की जो जद्दोजहद थी वो आसान नहीं थी, जी। बड़ी मुश्किलों से हमने अपने आप को मुनज़्ज़म किया, एक मुनज़्ज़म पार्टी बनाई, एक अच्छे अंदाज में पार्टी बनाई। हाँ। लेकिन साथ साथ हुआ क्या जुल्म के जी उस शहर पर के जब कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन क्योंकि एमक्यूएम ताकतवर हो रही थी, आम आदमी की बात करी थी, शायद इस सोच के साथ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम क्योंकि 20 साल की उम्र के थे तो घर से जाना पड़ा, फिर गिरफ्तार हुए। हाँ। और गिरफ्तार में भी बड़ा जुल्म हुआ, और उसके बाद फिर तकरीबन साल के करीब हमने जेल में वक्त गुजारा और ना करता गुनाहों की सज़ा पाई। लेकिन बहरहाल मजबूत थे, जहनी मजबूत था कि जो कुछ इस शहर के साथ हो रहा है उसमें जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। उस वक्त भी तो हम फैमिली की उससे तरफ से गुजर सपोर्ट गए। किया जा रहा उस वक्त था भी आपको? फैमिली ने जो है वो बड़ा सरवाइव किया। जी। मतलब जेल में आना या पेशियों पे जाना कोर्ट में वो आसान नहीं होता, फैमिली जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाती है, लेकिन किया फैमिलीज ने। हाँ। और माशाल्लाह बाइज्जत बरी हुए तमाम केसेस में, क्योंकि झूठे केसेस थे। हाँ। तो उसके बाद फिर ये ख्याल आया कि अब जो है कुछ रिलैक्स आया तो अब शादी करें, तो शादी कुछ लेट हुई। हाँ। और मेरी फूफीजात थी ये, तो उनसे मेरी शादी हुई, पसंद की शादी थी। तो वालिदैन ने फिर उसको जो है समझ लें कि बंधन में बांध दिया, और 2001 के दिसंबर में इसी महीने में जो है शादी हुई 2001 के, और आज तक माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। अच्छा, आपके बचपन के बारे में बात हुई, लेकिन मैं चाहूँगी ब्रेक के बाद ज़रा आपके बच्चों के भी बारे में बात की जाए कि कौन कौन सा शौक़ रखते हैं। नाजरीन, शाम फैज़ में इस वक्त टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़, और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं अब्दुल वसीम साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें भी की, और मैंने ये भी कहा था कि जब इनके बचपन के बारे में बात हुई तो इनके बच्चों की अभी बात की जाए कि वो कौन से शौक़ रखते हैं, कौन सी शरारतें कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो उन्हें टाइम देते नहीं हैं।
और उसके बारे में भी पूछेंगे कि ज़रा घर के लिए किस तरह टाइम निकालते हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइशें कभी पूरी नहीं होती और यकीनन वो आपसे ये भी ज़िद करते होंगे कि आपने साथ में पिकनिक पर भी जाना है और फरमाइशें पूरी करनी है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, ये बात सही है कि जिस जॉब पे हम हैं या सियासत में हम हैं तो वहाँ पे काम ज़्यादा है और फैमिलीज़ को जो है वो डिस्टर्ब होने का मतलब वो होता है। जी। तो बच्चों को खैर मैं टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। बच्चे शाम में जब मैं घर आता हूँ तो फिर बच्चों के साथ होता हूँ, या सुबह से दोपहर तक तो घर में नॉर्मली होते हैं। जी। दोपहर से फिर रात तक का जो सफ़र है वो ज़रा लंबा हो जाता है, उसमें जो भी बच्चों की ख्वाहिशात हैं वो लाजिम बात है कि प्रॉब्लम में आती हैं। लेकिन बच्चे माशाल्लाह ज़हीन हैं, तेज़ हैं और ख़ुद भी काफ़ी चीज़ें पिक अच्छा। करते हैं, खुद भी कोई चीज़ों खास को फरमाइशें समझते या हैं। जिद होती है जो आपसे करते हैं? जिद तो कोई नहीं है, बस ये कि नॉर्मली ज़्यादा ये होता है कि मतलब बाहर नहीं जा पाते हाँ, बच्चे आपके ज़्यादातर साथ। ना, तो फिर वो जब भी शाम में घर आओ तो बच्चों का ये होता है कि जी कहीं लेके चलें, जी। कहीं लेकर जाएं या कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब करें कि जी बच्चे बाहर जाएं। तो इस तरह की वो होती हैं। जब कोशिश करता हूँ कि टाइम है तो फिर बच्चों को जी। ले भी जाते हैं कहीं रिश्तेदारों में या फैमिलीज़ में, जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं तो वहाँ ले जाते हैं। कोशिश करते हैं कि साल में 1 या 2 जी। दफ़ा जो है वो ऐसी पिकनिक बन जाए हाँ। कि जो बच्चे खुश हो जाएं, तो उसका भी एहतमाम खासकर गर्मियों में ज़्यादा होता है। सर्दियों में तो पिकनिक ये कि आप हो नहीं गाड़ी सकती। लेकर नॉर्मली चले जाएं और कहीं हाँ। पर भी बैठ के कोई चाय पी ली या कोई सूप पी लिया या इस तरह की चीज़ें। लेकिन गर्मियों में जो है खासकर पिकनिक का एहतमाम कर लेते हैं बच्चे। अच्छा, जिस तरह अगर बचपन की, जैसे आपके पहले भी मैंने बात की, अटैचमेंट का भी पूछा, तो उसके अंदर अगर मैं खेलों की बात करूं, स्पोर्ट्स की, तो कुछ आप भी शौक़ रखते होंगे और ख़ास तौर पर हम जब तालिब इल्मी की बात करते हैं, स्कूलिंग कॉलेज होती है लाइफ, तो वो भी शौक़ आपका कुछ असर किसी भी स्पोर्ट्स का आया है बच्चों में, या आप जो शौक़ रखते थे उसके बारे में बताइए? मैंने जो क्रिकेट जो है वो बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे खेली, इसलिए कि स्कूल के ज़माने में भी क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि वहाँ पर भी पीटी हुआ करती थी, तो फिर एक टीम बन गई थी हाँ। स्कूल की। वो टीम जो है वो क्रिकेट की टीम, उसमें हमने काफ़ी मैचेस खेले। फिर उसके बाद जब मैट्रिक कर लिया तो फिर इलाकाई क्रिकेट जो करीब में ग्राउंड था वहाँ खेली हमने और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। वैसे तो पहले तो ये होता था कि सीज़न आता था कि फुटबॉल हो रही है तो लोग फुटबॉल खेलने हाँ। लगते थे, हॉकी हो रही है तो लोग हॉकी खेलने लगते थे, तो वो भी हमने एज ए शौकिया जो है वो ये भी किया। लेकिन क्रिकेट जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो हमने क्रिकेट बड़ी लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली। में क्या किस चीज़ में ज़्यादा होता था कि बैटिंग की तरफ होता क्रिकेट था? समझ ले कि bowling? ऑलराउंड थे, बैटिंग भी अच्छा। अच्छी करते थे और बॉलिंग भी अच्छी करते थे। फास्ट बॉलर था तो बॉलिंग भी अच्छी करता था। फिर जब एमक्यूएम में आ गए तो उसके बाद तकरीबन 90 तक हमने क्रिकेट खेली है। 90 के बाद फिर वो क्रिकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खैर बात हो गई। तो बच्चे में किसी में आया ही असर, कोई शौक़ रखता है? बच्चे चाहते हैं कि मतलब जी। ऐसा हो, लेकिन आजकल बच्चों को टाइम ही नहीं है ना, मतलब क्रिकेट का। तालीम फिजिकल और एक्टिविटीज आपको नहीं लगता पहले से अब चेंज हो गई हैं? बहुत चेंज हो गई हैं। मतलब पहले तो बच्चे असल में सुबह से जब उठते थे तो वो उन्हें फिजिकल जो है वो टाइम मिल जाता था और अपने एक्सरसाइज या अपने खेल कूद का मौका मिल जाता था। जी। अब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से आके जो है वो फिर मौलाना आ गए, फिर जो है टीचर आ गए, तो उन्हें वो टाइम नहीं मिल पाता कि वो ग्राउंड में जाके बाकायदा खेल सके। तो गली में कभी दोस्तों के पास चले गए, या बच्चियां जो हैं वो घर में कोई अपना टेबल टेनिस से जो है वो अपना शौक पूरा कर लिया, या इस तरह आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, वो एंटरटेनमेंट उसमें, तो ज़्यादा बच्चे अब उसमें लग गए हैं कि जी वो कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो भी उन्होंने सर्च करके देखना हो तालीम के हवाले से, या ड्रामा या जो टीवी पे देखते हैं बच्चे, तो वो सर्च कर लेते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो नॉर्मली वो एक्टिविटीज़ जो फिज़िकल हुआ करती थी वो बहुत कम हो गई हैं, जिससे बच्चा भी जो है वो कमज़ोर तो है, जहन अच्छा है लेकिन कमज़ोर जिस्मानी तौर पर हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हम उस एक्टिविटीज़ को जो है वो बच्चों को बाहर भेजें या बाहर जाएं या उन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें ताकि जिस्मानी तौर पर, लेकिन हालात जवाब नहीं दे रहे। जैसे अब कोरोना आ गया है, हाँ। अब इतना खौफ है कि मतलब हम बराबर में घर में भेजने में डरते हैं कि पता नहीं कोई बच्चा खुद अंदर लेकर आ जाए और अपने बुज़ुर्गों को, वालिदैन को या दादी को या दादा को या हमें इफ़ेक्ट करे, तो वो नुकसान हमें ज़्यादा होगा। बच्चा तो खैर माशाल्लाह क्योंकि नौजवान है तो वो सेहतमंद हो जाएगा। अच्छा, मैं ख़ास तौर पे आपने जिक्र ऐसा कर दिया है इस वक्त के कोविड की, अगर हम बात करते हैं कोविड-19 फर्स्ट वेव के बाद अब सेकंड वेव भी आ चुकी है और लोग इसको इस वक्त सीरियस भी नहीं ले रहे हैं।
अगर मैं इसमें आपके काम की बात करूं, अभी तो मैं चाहूँगी कि ब्रेक की तरफ जाऊं, उसके बाद मैं इसकी तरफ आऊं, तो आप उसके लिए भी डिटेल में बताएं कि खिदमत खल्क के ज़रिए जिस तरह से आपने उसमें काम किया और उसके बाद अभी आगे का क्या सिलसिला है। नाजरीन देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अब्दुल वसीम साहब से एक सवाल किया था कि अगर हम बात करते हैं इंसानी खिदमत की, इंसानियत की, और ख़ास तौर पर वो सियासी तौर पर, तो उसमें खिदमत खल्क फाउंडेशन अगर ज़िम्मेदारी की मैं आपके लिए बात करती हूँ तो मेंबर राब्ता कमेटी के साथ साथ आपके पास एक ज़िम्मेदारी खिदमत खल्क फाउंडेशन की भी है। कोविड में खासा काम किया, उसके बारे में हमारे नाजरीन को कुछ बताइए। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। खिदमत खल्क फाउंडेशन ने कोविड में बड़ा काम किया। लोगों की जो है मुश्किलात को राशन के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए, ट्रीटमेंट के ज़रिए कोशिश की कि उन्हें जो है वो रिलीफ मिल सके। कोविड असल में अभी जो सिचुएशन है वो सारी दुनिया में प्रॉब्लम है और सारी दुनिया तकरीबन समझ लें कि तब्दील हो गई एक अंदाज में कि इकनॉमी भी मुश्किल में आ गई है, नौकरियाँ भी मुश्किल में आ गई हैं और वसाइल भी मुश्किल में आ गए हैं। जो उधार लिए हुए थे वो भी मुश्किल में आ गए हैं। पहले असल में खौफ जो है वो इतना बड़ा था और कोरोना इतना था। अब कोरोना इतना बड़ा हो गया और खौफ इतना रह गया है। तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है और बार बार टीवी और मीडिया बता भी रहा है, हमारे मोबाइलों पे भी अवेयरनेस दे रहे हैं वो। लेकिन अब क्योंकि माशी तौर पर इतनी प्रॉब्लम आ गई है इलाकों में, मोहल्लों में, और लाजमाल मज़दूर जो है वो रोज़ाना की तनख्वाह लेकर कमाता है, खाता है, तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि अब लोग जो है वो अपने खाने को तरजीह दें या मास्क पहनकर जो है वो किसी जगह पे सेफ हों। तो लिहाजा इस वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम आ गई। तो उसको देखते हुए जब लोग क्वारंटाइन हुए थे या जो है अपना बंद किए गए थे इलाके, तो उस वक्त खिदमत खल्क फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पर जो है वो लोगों को राशन भी दिए, लोगों की जो मुश्किलात हैं वो भी बेहतर किए और काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है मेडिकल कैंप भी लगाए। मेडिकल कैंप के ज़रिए भी जो है लोगों को रिलीफ दिया। तो ये खिदमत खल्क फाउंडेशन काम तो अपना पूरा कर रही है लेकिन उसके साथ अपने भी मसाइल हैं। पहले हमारे पास रमज़ान में जो है फितरा ज़कात लोगों की तरफ से आ जाता था, लोग खुद भी जो है लाकर KKF में दिया करते थे। लेकिन जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद से जो है वो KKF की जो वो आमदनी है वो रुक गई है। अब खिदमत खल्क फाउंडेशन जो लैब चला रहा है, जो अस्पताल चला रहा है, उससे आमदनी आती है, तो वो हैंड टू माउथ है। तो जिस तरह हम पहले करते थे कि जो भी दरख्वास्त लेकर आ गया, जो भी मुस्तहिक आ गया, उसको हम एक राशन की थैली दे दिया करते थे या पैसे की शक्ल में, या जो हमारे जो लोग शहीद हुए उनकी जो है फैमिलीज़ की किफ़ालत किया करते हैं। तो आज भी कर रहे हैं, जैसे तैसे भी करके कर रहे हैं। तो वो किफ़ालत और वो मसाइल रुक गए हैं। अब अभी आपने देखा हमने काम किया तो लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया और हमें जो है वो इमदाद की, KKF को इमदाद की, तो फिर हमने जो है फिर लोगों तक पहुँचाई और लोगों ने ताउन किया। ऐसा नहीं है कि उसमें बिजनेसमैन ने भी ताउन किया, उसमें फ़नकारों ने भी ताउन किया, उसमें क्रिकेटर्स ने भी ताउन किया, आम आदमी ने भी ताउन किया। तो हमने वो रिलीफ जो है वो लोगों तक पहुंचाया और कराची के बेशतर इलाकों में लाखों की तादाद में जो है वो राशन की तकसीम हुई। और वो भी आपने देखा कि खिदमत खल्क फाउंडेशन ने बहुत बड़े अंदाज में जो है उसको किया। और अब क्योंकि लॉकडाउन कम है, लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें स्लो हैं। अगर खुदा ना खास्ता आगे भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो खिदमत खल्क हाजिर है और इंशाअल्लाह ताला नहीं, हमारे चैनल की और हमारी भी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। जिस तरह से आप इंसानी खिदमत का ख़ास तौर पर जज्बा लेकर अपने साथ चल रहे हैं, मैं चाहूँगी हमारे चैनल के लिए और शाम फैज़ प्रोग्राम के लिए आखिर में कोई मैसेज देना चाहें वो दीजिए। मैं यही कहूँगा शाम फैज़ के प्रोग्राम के हवाले से कि खूबसूरत प्रोग्राम है, पूरी टीम मेहनत कर रही है और अच्छे अंदाज में मेहनत कर रही है और सब लोग जो है इस कोशिश में लगे हैं कि हम सच लोगों से सुने और दीगर लोगों तक पहुंचाएं। सहाफ़त का मतलब ही यही है कि जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, वो लोगों तक एज इट इज़ पहुंचाएं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी कोशिश है, वरना सहाफ़त में भी बहुत सारी काली भेड़ें शामिल हो गई हैं जो सहाफ़त को जो है बेच रही हैं। और मैं समझता हूँ कि शाम फैज़ के प्रोग्राम से जो है वो एक अच्छा मैसेज जा रहा है और अच्छे नामवर लोगों की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके इंटरव्यूज़ करें। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डायरेक्टरान को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने अच्छी कोशिश की और अच्छी कोशिश को लेकर चल रहे हैं। मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आगे आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। थैंक यू सो मच जी। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। एक और सरप्राइज गिफ्ट है और यकीनन आपको पसंद भी आएगा वो। ये मेरी और मेरी टीम की तरफ से शामिल फैज़ की। अच्छा, माशाल्लाह। रसीम भाई, ये मेरे चैनल की फैज़ नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आपने हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम शाम फैज़ पसंद किया होगा। अपनी ख़ास फरमाइशों से हमें आगाह करते रहिए। आपकी ईमेल्स का हमें बेचैनी से इंतज़ार होता है। अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए और ख़ास तौर पर जो लोग पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनको इज़्ज़त दीजिए। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।